अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मेरा आपका शरारती डार्लिंग। थैंक यू डार साहब। क्या बताऊं डार साहब, आप बड़े अजीम आदमी हैं। इंसानियत तो मेरा मतलब है आप में कूट कूट के भरी हुई है। आपका कोई मुकाबला नहीं है, आपके लेवल का कोई आदमी नहीं है अल्लाह के फजल के साथ। ये मैं कह रहा हूँ आपको। क्या बात है डार्लिंग, खैर तो है? आज तो अजीब सी बात कर रहे हो आप। और डार साहब सच तो कह रहा हूँ मैं, आप जैसा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। आप बहुत बड़े आदमी हैं, उस्तादों के भी उस्ताद हैं, देने वालों में से हैं ना आप, देते बहुत हैं, समझे करें ना आप। बेटा असल बात बता, तबीयत तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताएं कि लोगों की मदद करना अच्छा काम है या नहीं? ये क्या बात हुई भाई? जाहिरी बात है कि मदद करना तो अच्छी बात है। अल्लाह आपका भला करे। मैं भी डॉक्टर साहब यही काम करता हूँ, और अब तो मेरा मतलब है आप तो खैर करते ही रहते हैं ये काम। मैं समझा नहीं तेरी बात, क्या मतलब? मतलब क्या होना है डॉक्टर साहब, ये तो राय लीला आपने मदद करनी है, सारी ज़िंदगी करते रहे हैं। मेरे मोहल्ले में एक बच्चा 10वीं पास कर चुका है, बस उसको नौकर कराना है आपने। बैजा बैजा हो जाएगी पूरे इलाके में। ये तो बड़ी अच्छी बात है, काम तो करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है उसको? डॉक्टर साहब एक नौकरी की असामी खाली है, मगर वो एमए पास बंदा मांगते हैं। आप अगर ये मेरे वाला लड़का नौकर करा देना, ईमान से बड़ी दुआएं देगा आपको। बहुत, मैं कहता नाम हो जाएगा आपका पूरे इलाके में, क्योंकि आपकी बड़ी वाकफियत है। हाँ, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सिफारिश चाहते हो आप? चलो यही कह दे, मगर मेरे ये यकीन है कि अगर आप कह देंगे ना जी, तो इनकार नहीं करेंगे। आप बड़े आदमी हो डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हो आप। ज़रा ये बता कि जिन एमए पास बच्चों ने अप्लाई किया होगा वहाँ पे, उनका क्या बनेगा? ओ उनकी खैर है। ओ मेरा मतलब है कि वो कहीं और, मेरा मतलब अल्लाह उनका बंदोबस्त कर देगा। शर्म कर यार डार्लिंग, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि हकदार का हक मार के ना हक आदमी को वहाँ एडजस्ट करना चाहते हो। और बाबियो समझा करें, मेरा ससुराली रिश्तेदार है, अगर आपने मेरा ये काम करवा दिया तो ससुराल में अपनी इज्जत हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। यार तुम्हारी बल्ले बल्ले का तो मुझे ख्याल नहीं है, मगर जिस सीट पे तेरा 10वीं पास बैठेगा कैंडिडेट, उसका तो धरन तख्ता हो जाएगा। ओ बाबियो काम कुछ भी नहीं है, और अगर उसने मेरा मतलब है 2 महीने लगा दिए ना, तो फुल बटा फुल काम सीख लेगा। ऐसी कौन सी बात है? प्रॉब्लम क्या है? डार्लिंग प्रॉब्लम ये है कि सिफारिश का कल्चर किसी भी इदारे को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। डार्लिंग ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो काम जानता है उसकी जगह पे उस शख्स को रख लिया जाए जिसे काम बिल्कुल नहीं आता, और फिर ये कि उसकी तालीम भी ना हो इतनी। कमाल है डॉक्टर साहब, आते ही मैंने आधी दर्जन तारीफी फिक्रे बोले हैं और आपको मेरा मतलब को असर ही नहीं हुआ। ये क्या बात हुई भला? भाई ये सारी तारीफें तू वापस ले ले, सिफारिश वाली बात मेरे साथ नहीं कर। यार डॉक्टर साहब ईमानदारी की बात बताएं आप, सिफारिश के बगैर कोई काम हो सकता है इधर? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि होता है। ज़रा ये बताओ कि इस प्रोग्राम में जो तुम सिलेक्ट हुए हो, क्या सिफारिश से हुए थे? और नहीं नहीं, मैं सिफारिश से नहीं आया, मैं तो अल्लाह का फजल है अपने काम की वजह से आया था इधर। तो फिर यही सबसे बड़ी मिसाल है, मेरिट का कत्ल जहाँ भी होगा वहाँ बर्बादी ही बर्बादी है। तो जिस बंदे की तुम सिफारिश कर रहे हो उसकी तालीम के मुताबिक नौकरी क्यों नहीं ढूंढ देते उसे? ओ ये डॉक्टर साहब असल में उसकी ख्वाहिश पता क्या है, मेज कुर्सी वाला दफ्तर हो, एयर कंडीशन लगा हो, एक दो आदमी मेरा मतलब काम करने वाले भी उधर मौजूद हों, बाहर नेम प्लेट लगी हो, ज़रा इस तरह का शबशबा होए तो वो ज़रा ज़्यादा सहूलत में हो जाएगा। बेटा इसके लिए तालीम, तजुर्बा और मेरिट दरकार होता है। डार्लिंग मेरी बात सुनो, आइंदा मुझे कभी ऐसी सिफारिश के बारे में नहीं कहना। और डॉक्टर साहब छोड़ें, मुझे वैसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ज़रा तुम खुद ही सोचो कि जिस शख्स को काम ही नहीं आता, इदारे का क्या हाल करेगा वो? हाँ, तो इसका मतलब है मैं पैसे वापस कर दूं? कौन से पैसे?
और नहीं नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया, मैंने जान के नहीं कहा। अच्छा, अब समझा, तुमने रिश्वत भी ली है इसलिए सिफारिश कर रहे हो। डार्लिंग, कहा था ना मैंने कि रिश्वत और सिफारिश का बड़ा तालमेल है। बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब माफ़ी दे दें, गलती हो गई है, पहली और आखिरी। मैं जाके उसके पैसे वापस कर दूंगा और आइंदा से किसी, मेरा मतलब है, बंदे की सिफारिश नहीं करूंगा जो नाअहल होएगा। मगर एक बात बता दें, एक्सक्यूज मिस, किसी अहल आदमी की सिफारिश करनी चाहिए? देखो, ये तो हालात पे मुनसर है। अहल की सिफारिश जब करनी चाहिए जब अंदाज़ा हो जाए कि इसकी जगह कोई नाअहल बैठ जाएगा। चलो जी ठीक है, मगर आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए सिफारिश के खिलाफ जुगनी पेश करूं, रियायत होएगी? हाँ, ये एक तरीका है तेरी सज़ा कम करने का। सजा कम नहीं, टोटल फिनिश। जुगनी तो सुना, फैसला करते हैं। ठीक है, आओ भाई डांसो आके। नाज़रीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए देखते हैं डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं और क्या बातें हो रही हैं मेहमान के साथ। नाज़रीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं, इस मुल्क में क्या आलमी तौर पे ये जाने जाते हैं। और क्यों जाने जाते हैं? अपने फ़न की वजह से या अपने वालिद की वजह से। तो आइए बात करते हैं इमरान शौकत से। इमरान जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे। मुझे यूँ लग रहा है जैसे आज मेरे साथ मेरा वो हिस्सा जो शौकत अली के नाम से मेरे साथ रहा, जिस्मानी तौर पे तो शायद अल्लाह के पास चला गया, मगर उसका काम जो है वो रहती दुनिया तक रहेगा। अल्लाह उसके भी दर्जात बुलंद करे और आपको ज़िंदगी सेहत दे। कैसे हैं आप? आपकी बड़ी मोहब्बत, मेरे टेलीफोन पे आप तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। डार्लिंग जी, हम तो हर वक्त आपके लिए दुआगो हैं और मैं पीटीवी का शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे याद फरमाया, मेरी बड़ी खुशकिस्मती। और आप उन लोगों में से हैं कि जिनको देख के इंसान अपने
तमाम दुखों को भूल जाता है। लोगों के दिलों में जो एक सुकून और चेहरों पे जो मुस्कुराहट है ना, ये एक बड़ा ही नेकी का और बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह ताला बड़े कम लोगों को नवाजता है। ये अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपका हिस्सा है ये, और हम दुआ गो हैं आपकी सेहत और सलामती के लिए कि परवरदिगार आपको इतनी लंबी उम्र और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे कि हम आपको इसी तरह पीटीवी पे देखते रहें काम करते हुए। इमरान जी, आप तो नहीं थे इस दुनिया में, शौकत अली का, आपके वालिद का, यानी वालिद आपके बाद में बने, मेरा तो एक हिस्सा था वो। मैं और शौकत कोई यानी 60-61 से इकट्ठे थे। फिर मैं क्या बताऊं, इकट्ठे काम करते रहे, बहुत काम किया। जिस रोज़ शौकत की शादी के लिए हम गए हैं तो जीटी रोड पे गाड़ी मैं चला रहा था, शौकत अली दूल्हा बने हुए थे, दो दोस्त पीछे थे, तो मैंने रास्ते में गाड़ी ख़राब कर दी। मैंने कहा यार धक्का लगाओ, धक्का, गाड़ी ख़राब है, गाड़ी ख़राब है। तो दूल्हा भी उतर गया क्योंकि बड़ा जज्बाती था वो मेरा साथी। तो सब ने जब धक्का लगाया तो मैंने, गाड़ी तो ख़राब नहीं थी, मैंने गाड़ी तेज़ चला के चला गया, दूल्हा पीछे, दो बाराती उसके साथ, वो आवाज़ें दे रहा है रोक लो रोक लो, और जो बस जा रही है वो सब कह रहे हैं ओ यार क्या किया, वो दूल्हा पीछे छोड़ आए हो। तो मैंने ये शैतानी की। वाह वाह। तो खैर फिर हम गए, रात को दुल्हन साथ बिठाई, आ गए, फिर सारी ज़िंदगी साथ रहे हैं। जिधर जिधर मैं जाता था वो अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा, वो नेक रूह थी, नेक रूह मेरे साथ होती थी हर वक्त। अल्लाह ने बड़ी कामयाबियां दी हमें। जितने कॉलेजेस के शो होते थे हर एक में मौजूद होते थे हम लोग। मेरा मतलब बड़ा काम किया हमने, और बस क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है, जाने की तरतीब नहीं है, जाने की गारंटी ज़रूर है मगर तरतीब नहीं है। बेशक ये मेरे तो अल्लाह का माल था, वो चला गया। अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे और आपको वो जगह दे जो उस पंजाब के दूल्हे के पास जगह थी। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास अब इतने अल्फाज नहीं हैं। मैं यानी शायद अपनी उस ताकत में, उस यानी मजबूती से आपसे बात नहीं कर रहा। आप मेरे बेटे हो, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे, मुझे बहुत आप अजीज़ हो, अल्लाह सलामत रखे। तो डार्लिंग जी, आपकी ज़िंदगी का एक तवील सफ़र चूँकि शौकत अली साहब के साथ गुजरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब सेटनरी की गवर्नमेंट कॉलेज की जब बात करते थे ना शौकत अली साहब, तो उन्होंने कहा 1964 में जब इसकी सेटनरी थी तो उसमें, हाँ, 100 साल जश्न जब हुआ था, जब भी शौकत उधर आते थे। जी जी, और गज़लें और मिली नगमा, खैर उनकी पहचान बना, सूफ़ी कलाम भी। तो एक बात का इंकशाफ हुआ उनसे कि उन्होंने कहा कि बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में जो नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी है, असल में इसके जो आइडियोलॉजी है ना असल, और वो जो पौधा लगाने वाले हैं वो थे डार साहब। उन्होंने कहा बेटा, तुम्हारे अंकल खालिद अब्बास डार साहब के आइडिया की वजह से वो म्यूज़िक सोसाइटी वजूद में आई, और फिर उसके बाद इतने इतने बड़े लेजेंड हमारे मुल्क के बहुत बड़े गाने वाले माशाल्लाह अपने अपने ज़माने में उन्होंने म्यूज़िक बेस पे आए और उन्होंने राज किया म्यूज़िक की दुनिया में। और मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है आपको, खालिद अब्बास डार को। हाँ, खालिद अब्बास डार साहब को। यार बात ये है अपना इमरान जी, जब खालिद अब्बास डार गवर्नमेंट कॉलेज दाखिल हुए तो एक ही साल के बाद 100 साला जश्न हुआ। तो फिर वहाँ मेरा मतलब है एक साल, हाँ 63-64 में मेरा ख्याल है, हमारे एक दोस्त थे हसन लतीफ़, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बहुत फिल्में की उन्होंने, रेडियो भी किया, टेलीविज़न भी किया। जा अपने हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, वो हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह वो मुझसे हुए, बड़े। तो उनका बेटा था बाबर। बाबर वायलिन बजाते थे, तो उसने आके कहा कि नंबर मेरे थोड़े हैं, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज दाखिल हो जाऊं तो कैसे हो सकता हूं। तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी थी, वो उसको कोई 75 साल हो गए थे बने हुए। अच्छा। और कॉलेज को हो गया था 100 साल। तो
म्यूज़िक सोसाइटी नहीं थी, तो मेहनत करके हमने हिम्मत करके प्रिंसिपल साहब को, डॉक्टर नज़ीर साहब को, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, उन डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि शौकत का आना जाना बहुत था कॉलेज में, और ज़्यादा लोग ये समझते थे कि ये भी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है, क्योंकि वो तो डॉक्टर साहब के पास आता था। जी जी जी। तो हमने जाके डॉक्टर साहब को कहा कि म्यूज़िक सोसाइटी नहीं है जी, ये जो कस्बी घराने हैं, जो गाने वाले या जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इनका अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज दाखिल होना चाहे तो रायत तो होनी चाहिए ना, कोई ऐसी म्यूज़िक सोसाइटी हो उस बेस पे। तो डॉक्टर साहब ने कहा बना लो आप लोग, तुमसे कौन बेहतर जानता है ये काम। तो वो फिर डॉक्टर नज़ीर थे, डॉक्टर अजमल थे, डॉक्टर इमदाद थे, डॉक्टर चावला थे, वो सब ने, उस बोर्ड ने फैसला किया और वो सोसाइटी बनी। वाह वाह वाह। उसके बाद फिर अल्लाह ने ये करम किया कि रफ़ाकत, ये अपना नज़ाकत का बेटा जी, रफ़ाकत, वो भी वहाँ पढ़ा। बिल्कुल शफ़कत अमानत अली का बेटा पढ़ा। उधर फिर ये सागा ब्रदर अपना हामिद के बेटे वहाँ पढ़े। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये फिर इमरान शौकत भी वहाँ पढ़े। फिर रुस्तम फतेह, रुस्तम फतेह, हाँ, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा। तो अभी चंद साल पहले मैं अमानुल्लाह का बेटा अमानती, जी, अमानत को मैं दाखिल कराने गया गवर्नमेंट कॉलेज में, ये म्यूजिक बेस पे। ये क्रेडिट जाता है आपको, और मेरे पे क्या जाता इतना है, बड़ा क्रेडिट के एक रवायत है और एक तारीख है पूरी गवर्नमेंट कॉलेज की, और उसमें म्यूज़िक सोसाइटी के हवाले से जो इतना काम है और लेजेंड्स का काम है, उसके पीछे जो असल शख्सियत हैं वो डार साहब की ये मेहनत है, पौधा लगाने वाले हैं। मैं तो ट्रिब्यूट पेश करूँगा उनको कि ये आपकी एक बहुत बड़ी काविश जो आज एक तनावर दरख्त, बल्कि एक जिसको कहते हैं ना बोड़ दा दरख्त बनया, और उसके पीछे डार साहब दी असल मेहनत। सवाल ये है कि जब आप स्पोर्ट्समैन को दाखिल करते हो, जब आप क्रिकेट बेस पे करते हो, जब आप, मेरा मतलब है दूसरी जितनी भी, मेरा मतलब है क्वालिटीज़ का बच्चा होता है, आप दाखिल कर लेते हो, नंबर चाहे कम हो। तो मेरे जो गिरदो नवा में जो हैं मेरे फनकार साथी, उनको क्यों नहीं दाखिल करते? नहीं जी, ये आपकी आइडियोलॉजी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो भरपूर तरीके से उसको समझ लीजिए कि एक पूरी तारीख बनी। वो आप किस साल में थे? मैं 92 से 98 तक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें था, और मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह 97 में मुझे रोल ऑफ ऑनर मिला। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ज़माना था, सीएम थे पंजाब के, और हमजा शहबाज साहब को और मुझे, हमें इकट्ठे एक ही स्टेज पे, एक ही उस वेन्यू में मिला। वालिद साहब भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक अच्छा, डार साहब को भी वो भी रोल ऑफ ऑनर, रोल ऑफ ऑनर वो खालिद अब्बास डार को मिला नक्काली में, मिमिक्री में। वाह। क्योंकि वहाँ पे पिक्टोरियल बोर्ड है, आपको पता है। जी जी। पिक्टोरियल बोर्ड ने कहा नकाली भी कोई फ़न होता है, तो फिर केस चला गया कॉलेज काउंसिल में। तो फिर कॉलेज काउंसिल ने कहा नहीं, नकाली भी एक फ़न है और बहुत मुश्किल काम है, ये जो अपना मिमिक्स होते हैं, तो उसमें रोल ऑफ ऑनर मिला। और वो रोल ऑफ ऑनर जो है वो अभी तक 160 साल में सिर्फ उस बेचारे खालिद अब्बास डार के पास ही, और किसी के बड़ी पास क्रेडिबिलिटी, बड़ी क्रेडिबिलिटी। ये अल्लाह करते हैं, अल्लाह करते हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो मेरी हर दुआ में यही होता है कि अल्लाह मेरे इस इमरान शौकत को वो जगह दे जो शौकत अली जहाँ से गाना छोड़ के गया वहाँ से इसका गाना शुरू हो जाए। तो क्या क्या कर रहे हो, रियाज करते हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रियाज करता हूँ जी, मगर 4-4, 6-6, 8-8 घंटे नहीं। रियाज चूँकि मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे कि बेटा रियाज उतना कि जिसमें आपकी आवाज़ जो है वो बिगड़े ना। बेतहाशा रियाज की वजह से आपकी क्वालिटी जो है ना वो भी चेंज हो जाती है, मगर रियाज असल सोच का रियाज है कि आप अगर 2 घंटे भी कर लेते हैं तो वो बहुत है, मगर वो पूरी यकसुई के साथ आप करें ताकि आप अपने उस एक हदफ ज़हन में रखें, आपको सुर का अंदाज़ा हो, ताल के साथ आपका मेल रहे। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़ा बहुत वक्त जो है वो डेली देता हूँ जी इसको, और इसकी असल जो फाउंडेशन है वो रखने वाले मेरे अब्बा जी, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। यार पता है बात क्या है इमरान जी, जैसे वो एक मर्दाना गवैया था,
क्या कहना है। बिल्कुल मर्दाना गवैया था। जिस रोज़ वो अल्लाह को प्यारा हुआ है, मुझे दूसरे मुल्क से भी टेलीफोन आया कि आज पंजाब का दूल्हा अल्लाह के पास चला गया। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बहुत अजीब दिन देखे हैं वो। बहरहाल ये अल्लाह का काम है, इसमें नहीं बोलते। तो यार मुझे कोई चीज़ सुनाओ शौकत अली की। मुझे लग रहा है कि जैसे शौकत बैठा हुआ है मेरे पास। मैं उनकी गाई हुई, उनकी कॉम्पोजिशन तालिब चिश्ती साहब का लिखा हुआ गीत है जिसको कंपोज किया था मेरे वालिद साहब नहीं, शौकत अली साहब ने। इसको 1970 में रेडियो पे उन्होंने फिर रिकॉर्ड करवाया। चुप सजना दी मार मुकाया ते हसी जाए केड़े पासे इस रोंदे दुखियारे दिल नूं देवे कौन दिलासे। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। किथों सिखियां ने तुसां नजरां चुरानियां, कदी हस के ते बोलो मेरे दिल जानिया। ओए मेरी जिंदगी दा खोवो ना सुरूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपको तो खैर याद नहीं होगा, शौकत अली जब ये 65 की जंग हुई है तो शौकत हमारे साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो जवान और ऑफिसर जो उनको गए उनका मोरल हाई करने। अल्लाह तो 30-35 फंक्शंस 30-35 जगहों पे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी अफवाज थी या बैरिया थी या बरी फ़ौज थी या फ़िज़ाइया थी, उनके यहाँ सब आर्टिस्टों के साथ बड़े बड़े प्रोग्राम किए। तो फ़ौज में इस कदर मकबूल थे वो, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बताया करते थे, आपकी बात बड़ी हो कि 65 की जंग में और महाजों पर ट्रेंचेस में क्रॉलिंग करके मैं सारे बताते थे कि मेरे साथ डार साहब होते थे, बेटा वो गवाह हैं कि मैं और वो हम उन महाज पे फिर यहाँ पर जो इसके साथ कसूर के साथ जो बॉर्डर है इधर भी उन्होंने कहा बिल्कुल। हम जब खेमकरन के महाज से वापस आए, खेमकरन 2 दफ़े गए। एक तो खेमकरन मतलब है सीज फायर में गए, दूसरी दफ़े जिस दिन उनको वापस करना था जब गए। जी जी। और बस वो बातें जब भी करते थे उनकी आंखों में आंसू होते थे कि वो एक बेटा जज्बा ऐसा होता था कि हमारे सामने जवान जो हैं वो शहीद हो रहे होते थे, मगर हम बिल्कुल हिम्मत और हौसले के साथ पूरी ताकत के साथ जवानों के पीछे लाइव। ये असल में GHQ ने रेड क्रॉस को कहा, रेड क्रॉस ने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस वालों को कहा। जी सही। तो ये अपना एक ग्रुप ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें मेरा मतलब है ज़्यादा काम यानी यही था, गाने वाले थे उसमें सारे मुल्क के बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। जी जी। जिसमें शौकत अली ने बहुत काम किया। और यार वो तराना जो है वो क्या ज़रा साथियों यार ज़रा मुझे सुनाओ, जो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो यूनिट्स या वो लोग कैसे गाते थे जितने मेरी पाक फ़ौज के जवान सुनते थे, मैं आपको बता नहीं सकता, और कितने खुश होते थे। मैं आपकी नज़र करता हूँ और अपनी सारी कौम की नज़र करता हूँ और अपनी पाक फ़ौज की नज़र करता हूँ। साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों
कुरान होठों पे तकबीर है, जोश अब्बास है, अज़्म शबीर है। हर मुसलमान है दर की शमशीर है, सर पे साया फिगन दस्ते खैबर शिकन, सर पे साया फिगन दस्ते खैबर शिकन। साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदो। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, वक्फा किए देते हैं। इमरान शौकत हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इमरान जी, ज़रा ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है? आप जाते हो फंक्शंस में, रेडियो पे भी जाते हो आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, रेडियो पे भी मेरा आना जाना रहता है। उसमें वो याद करते हैं या कोई ड्यूटी लगाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। उसके अलावा भी सूफियाना कलाम जो है, जो एक बहुत बड़ा काम वाले साहब छोड़ गए हैं, सुपुर्द कर गए हैं हमारे, उस जिम्मेदारी को निभाते कोशिश कर रहा हूँ जी मैं भी, और भाई भी जो हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम्स में भी ख़ास तौर पे जो उनका एक जो स्टैंडर्ड है या उनकी जो आइडियोलॉजी थी और लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो आरफाना कलाम के हवालों से, वो नेशनल सॉन्ग्स के हवाले से, तो उन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मैं उनको रिकॉर्ड भी करवा रहा हूँ। और प्रोग्राम्स में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ को, उसी रवायत को कायम रखने की कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़रा बताएं कि कभी काफ़ी पीने के अलावा गाई भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। क्योंकि मैंने अब्बा जी को भी सुना, वो भी उन्होंने भी बाबुल शाह सरकार की काफ़ियाँ, शाह हुसैन सरकार की काफ़ियाँ बहुत गाई कंपोज करके। ये ज़रा नाजरीन को तो सुनाओ एक अपने पसंद का आइटम। जी जी बिस्मिल्लाह। मेरे एल्बम का एक गीत है, जानिया वे हानिया वे, मैं तेरे सदके दिलदारा, कामरान अब्बास का लिखा हुआ और उनकी कॉम्पोजिशन है, वो मैं आपकी नज़र करूँगा जी।
इमरान जी ज़रा ये बताइए कि गज़ल भी आप यानी गाते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गज़लें भी चूँकि क्योंकि शौकत अली ने जब गज़ल गाई तो एक गज़ल उसकी ऐसी थी जो यानी इस कदर मकबूल हुई। जब गुलाम अली नहीं गाते थे ना परवेज़ मेहदी गाता था, वाह वाह, शौकत अली सिर्फ गाता था। बाकी फिल्म में लोग गाते होंगे, मसूद राना गाता था उस वक्त, सलीम रज़ा गाते थे। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, या तुझे वो जी जी मैं जी, बहुत पुरानी बात कर रहा वाह हूँ। जी वाह, वाह जी वाह, बिल्कुल। तो आप गज़ल तो यार जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गज़ल भी कोशिश करता हूँ उसी असलूब को उस जहन में रखते हुए कि उस अंदाज़ को, क्योंकि वो मेरे दिल में ऐसा है कि जो चीज़ आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है। तो शौकत अली साहब चूँकि एक कैफियत का नाम है मेरे लिए, जो मुझ पे तारी हो जाते हैं। और मैं आपकी और सुनने वालों की नज़र करूँगा जोश मलिया आबादी साहब की। ज़िंदगी सेहत दे, ये 62 से लेके यानी 66 तक जितने कॉलेजेस, जितनी जगहों पे कभी फंक्शन, ये गाने का कोई प्रोग्राम होता था, तो जो लोग बैठे होते थे पब्लिक में से आवाज़, शौकत अली का नाम अनाउंस करता था अनाउंसर, तो आवाज़ आती, सोज़े गम दे के मुझे, सोज़े गम दे के मुझे। तो इस कदर अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसको, तो ये गज़ल उसको ज़रूर सुनानी पड़ती थी। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। आपकी बड़ी मोहब्बत, आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बार बार आपका और पीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके पीटीवी के बड़े एहसानात हैं, आपके बेबहा एहसानात और मोहब्बतें हैं मेरे ख़ानदान पे, हम सब पे, जो हम कभी भुला नहीं सकते। चूँकि आप में हमें अपने वालिद की झलक नज़र आती है। एक ज़िंदगी का तवील अरसा आपने उनके साथ। मुझे भी बेटा आप बिल्कुल शौकत अली बैठे हुए लगते हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। ज़रा नाजरीन को तो सुनाओ यार एक और आइटम। जी जी बिस्मिल्लाह, एक और प्यार शिक्र दोपहर डाका, शौकत अली साहब का लिखा हुआ और उनकी कॉम्पोजिशन, ये भी आप लोगों की नज़र।
वेलकम बैक नाजरीन। आइए डार्लिंग से याद माजी के बारे में पूछते हैं। लिबे डार्लिंग, ज़रा ये बताओ कि जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं होता था या इंटरनेट नहीं होता था तो राब्ते कैसे होते थे? जब तो लैंडलाइन था ना, कैसे अपना अजीज़ व अकारब से बात होती थी, मुल्क में या मुल्क से जो बाहर हैं? और जी ये तारों वाला टेलीफोन होता है जिसका नंबर आता था, या जो मेरा मतलब है नंबर जिसके लिखे होते थे उसको नंबर घुमा के कर लेते थे। और जिधर टेलीफोन नहीं जा सकता, उनके पास नहीं है, तो वहाँ पे ख़त भी लिख लेते थे। 2-2 3-3 दिन लग जाते थे ख़त का जवाब आते आते। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, अब तो पूरे मुल्क में जिस वक्त चाहो बात कर सकते हैं। तो जब ये नहीं होता था ना नेट, तो फिर तो एक्सचेंज के पास जाना पड़ता था। एक्सचेंज वाला कहता, ओए किधर काम, किधर 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 का नंबर लेके आए हो? ओ जी मैंने बाहर के मुल्क में टेलीफोन करना है। ठीक है, टोकन ले जाओ। टोकन लेके 3 दिन बाद आना, आज पीर है, जुमेरात को आना, तुम्हारी बात करा देंगे बाहर। फिर वो जुमेरात को 4 दिन के बाद जाता था आदमी, फिर वो कहता था ओ 3 नंबर बूथ में चले जाओ। फिर बात होती है, हेलो हेलो, ओ 3 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट हो गए हैं। 3 मिनट ऐसे गुजर जाते थे। आज तो अल्लाह का फजल है, ये जो मोबाइल आया ना जी, ये तो मैं बता नहीं सकता कि दिन में 26-26 27-27 दफ़े बाहर के मुल्कों में बात होती है। आधा घंटा लोग बातें करते हैं। डार्लिंग, ज़रा ये बताओ कि जैसे आजकल लोग रातों को जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, क्या जब भी ऐसे होता था? नहीं, वो तो समझे कि मगरिब हुई ना तो सारी दुकानें जो सामान संभालना शुरू कर देती कि अभी बंद करनी है। तो इशा से पहले वो दुकानें बंद कर देते, लोग जल्दी सो जाते थे, क्योंकि सुबह उठते थे। फिर सुबह उठ के फिर उन्होंने वर्जिश करनी, कईयों ने अखाड़े में जाना, पहलवानी करते थे, कई मेरा मतलब खेलते थे, कई भागते थे, कई डार साहब उन दिनों में वो नेज़ा भी फेंकते थे। नेज़ा नहीं होता ये जो अब नेज़े वाला आया है, वो वहाँ तक जाता था, मैं आपको बता नहीं सकता। लोग अपनी अपनी वर्जिश में लगे रहते थे सुबह सुबह, फिर अपने कामों पे चले जाते नहा धो के। तो लीजिए नाजरीन, बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। आज जिस कसौटी का डार्लिंग से हमने पूछना है वो है ये। ले भाई डार्लिंग, आज की कसौटी बड़ी दिलचस्प है, यानी यूं समझ के बिल्कुल तेरे सामने है, जवाब तूने बताना है। अच्छा, जिस शख्सियत का आपने पूछा है वो जिंदा तो नहीं होएगी ना? नहीं भाई, वो शख्सियत जिंदा है। ओके, जरा ये बताएं कि जिंदा है या बस सिर्फ सांस चल रही है? भाई सेहतमंद है अल्लाह के फजल से। मगर इसमें गुस्सा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, सवाल करना तो मेरा हक है। जिस शख्सियत का आप पूछ रहे हैं वो बड़ी उम्र की औरत है या जवान? मैंने कब कहा है कि वो औरत है? चलो ठीक है, पता चल गया कि वो जो शख्स आपने पूछा है वो मर्द हैं। तो ये कहते क्या है? तेरी तरह लोगों को खुश रखते हैं। हाँ, मेरी तरह, यानी अपने जी हुए ना, तो इसका मतलब कि बहुत बड़ी शख्सियत है ये। अच्छा चलें, ये बता दें कि आप कभी इनको मिले? हाँ भाई, मिलता हूँ रोज़ाना। रोज़ मुलाकात होती है? ये क्या बात हुई, कभी कभार नागा तो होता होगा ना? नहीं भाई, रोज़ाना मुलाकात होती है, बिला नागा, बल्कि हर वक्त। चलें, एक और सवाल, और अगर आप मुल्क से बाहर गए हों तो? हाँ, वहाँ भी हो जाती है मुलाकात। ओ, इतना तो कोई भी आपके नज़दीक नहीं है। चलो ये बता दें कि ये जिनका पूछा है आपने, ये जवान है या बूढ़े? यूँ समझ लो कि तेरी तरह के हैं। ओके, यानी मेरी तरह जवान, बल्कि नौजवान। तो इसका मतलब है कि ये अगर नौजवान है तो क्या ये मेरी तरह मशहूर हैं? हाँ, जाहिर है, तुम्हारी तरह के हैं तो मशहूर भी होंगे। ओहो, लोगों को खुश रखते हैं, मेरी तरह मशहूर हैं, और कभी उन्होंने स्टेज ड्रामा में काम किया? हाँ बिल्कुल, बल्कि बहुत ज़्यादा किया होगा। ओ समझ गया, अमानुल्लाह उसका पूछ रहे हैं। बेटा ठीक है कि अमानुल्लाह ने बहुत काम किया होगा, मगर मैंने जिंदा का पूछा है। अमानुल्लाह तो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। ओह सॉरी। चलें, ये बता दें कि जिनका आपने पूछा है वो पीटीवी पे काम करते रहे हैं? कभी किया उन्होंने काम पीटीवी पे? बहुत ज़्यादा। यूँ कह लो कि पीटीवी के जो इब्तदाई दिन थे
जब से वो शुरू हुए और बहुत काम किया उन्होंने। इसका मतलब है कि 3-4 नस्लों के लोग तो इनको जानते ही होंगे। करीब करीब आ गई। चले ये बताएं, मैं उनको कभी मिला हूं या मेरे साथ को उनकी बातचीत हुई है कभी? हाँ, तेरे तो बड़े मद्दाह हैं और तू तो 1000 बार मिल चुका है उन्हें। ओए होए, यानी इतनी बार मुझे मिल चुके हैं और मैं अभी तक नहीं बूझ सका। अच्छा, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, क्या मैंने कभी उनके साथ काम किया? बड़ा खतरनाक सवाल किया तूने। सारी जिंदगी बेटा तूने इनके साथ ही काम किया है। ओके, लो जी डॉक्टर साहब, कसौटी बूझ गया। आपने पूछा है वन एंड ओनली खालिद अब्बास डार उर्फ बाबा जी उर्फ समझ कर लो, मतलब है ना कि लेदा के लेकिन नहीं समझे। हाँ, आपने अपनी कसौटी अपना आज पूछ लिया, ये क्या बात है? बेटा आखिरी सवाल तूने ना पूछा होता ना तो कसौटी नहीं बूझ सकते थे। ओ जनाब, कसौटी का क्या है, बूझूं या ना बूझूं, आपको तो मैं बूझ सकता हूं ना। हाँ भाई, ये तो तस्लीम करता हूं मैं। नाजरीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। सिफारिश करने वाले कम न होंगे, सिफारिश करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, सिफारिश करने वाले कम न होंगे। जो काबिल हैं उन्हें आने दो आगे, जो काबिल हैं उन्हें आने दो आगे, वगरना मसले कुछ कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन, हाँ तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, सिफारिश करने वाले कम न होंगे। सिफारिश भी है रिश्वत की तरह से, हाँ सिफारिश भी है रिश्वत की तरह से, तो क्या चेहरे हमारे नम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, सिफारिश करने वाले कम न होंगे।
इतने गम न होंगे, सिफारिश करने वाले कम न होंगे, सिफारिश करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, सिफारिश